कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी उनकी पलटन ने जो किया है, सैन्य टुकड़ी उन्होंने जो जो लड़ाई लड़ी है, वो 16,000-17,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ी, और हमने जो शूटिंग की है वो 12,000-13,000 फीट की ऊंचाई पे शूटिंग की। तो किसी तरह से हम भी मतलब युद्ध स्तर पे काम कर रहे थे वहां पे। हम जिस दिन पहुंचे वहां पे, उसी दिन वहां पे आर्टिकल 370 डिक्लेयर हुआ, और सब कुछ प्लानिंग हो रही है। इक्विपमेंट ही नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट बिल्कुल काट दिया गया था। आर्मी ने हमें काफी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि आप जाइए मत, ये होगा, हम करवा के देंगे आपको। इमोशनली उद्वेलित कर देने वाली कहानी है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम सोनाली है। लल्लन टॉप अड्डा का हर हफ्ते इंतजार करते हैं, हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट होते हैं, और आज जो हमारे साथ हैं मतलब इन्हीं की फिल्म के चर्चे चारों ओर हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। और चर्चे ही नहीं, मतलब वाहवाही भी है। एंड इन फैक्ट आईएमडीबी रेटिंग्स के मामले में तो वो हाईएस्ट रेटेड हिंदी फिल्म बन गई है। तो बड़े ही एक खुश चेहरे को लेकर हमारे साथ यहाँ मौजूद है संदीप श्रीवास्तव सर। इनके काम से बहुत लोग परिचित हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं है पूरी तरीके से कराना चाहूंगी। शेरशाह फिल्म की बात कर रही हूँ। वो कमाल की फिल्म जिसने गूजबम्स आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हमें दिए। अपने चेस्ट थंपिंग चिल्लाने वाले डायलॉग से नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट से, राइटिंग से, कहानी से, एक्टिंग से। साथ ही जो काम इन्होंने किया है उसकी लिस्ट में वो फिल्म आती है जो ग्लोबली अक्लेम्ड फिल्म रही है। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रही हूँ, न्यूयॉर्क फिल्म की यहाँ बात कर रही हूँ मैं। जिस फिल्म ने हमें, चन्ना मेरेया तो बाद में आया है, तूने जो ना कहा वाला एक तरफा प्यार का एंथम तभी दे दिया था। संदीप सर, क्या बात, बहुत बहुत क्या स्वागत। बात। बहुत खुशी हो रही है कि आपको वो गाना अभी तक याद है, क्योंकि पर काफी इमोशनल होता है। मुझे ही नहीं, एक तरफा मोहब्बत करने वाले लोग आज भी उसको कॉलर ट्यून लगाते हैं। थैंक यू। तो उस पर तो मैं डेफिनेटली आऊंगी, लेकिन 8.9 रेटिंग जो है बहुत, मतलब इट्स अ गुड थिंग। आईएमडीबी पर ऐसी रेटिंग अभी सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। कहानी लोगों को बहुत पसंद आई, हम चाहे क्रिटिकली बात करें या फिर आम दर्शक की बात करें। शेरशाह, और इसका सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले सीन पर आती हूँ। जो आखिरी सीन है जिसमें कियारा इज क्राइंग, एंड आई थिंक दैट्स द फ्यूनरल सीन जो चल रहा है। लोग रो रहे हैं एंड दे आर सेइंग कि अगर आप इस सीन पे नहीं रोए तो मतलब आपका फिल्में देखना बेकार है, इतनी तक बात हो रही है। एक ऐसा सीन जिसमें डायलॉग्स बहुत कम है, ना के बराबर, इतना पावरफुल, इम्पैक्टफुल उसे बनाने के लिए एज अ राइटर क्या करना पड़ता है, और ये कितना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, ऐसा है कि वो परिस्थिति ऐसी है, अगर आपने देखा हो कि कहीं पे किसी का फ्यूनरल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से वहां गुंजाइश नहीं रह जाती है कुछ और कहने का। जो 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 चल रहा है, जो सब लोग देख रहे हैं, वो अपने आप में इतना दर्दनाक दृश्य है अपने आप में। तो हम चाहते थे कि इसको वास्तविकता के बहुत करीब रखा जाए, जैसा कि एक्चुअली रियलिटी में भी हम बातचीत करने पे भी हमें जो जो कुछ भी सुनने को मिला, कि पूरा माहौल इस तरह से गमगीन था वहां पे कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो उसको बहुत ही सादगी से हम लोग कैप्चर करना चाहते थे, और हमारे जो डायरेक्टर हैं विष्णु, वो भी चाहते थे कि इसको ओवर ड्रामेटाइज नहीं करना चाहिए इस सीन को। इसको मतलब कियारा का आना और उसका उसका ब्रेकडाउन जो है, वो अपने आप में एक इतना दिल दहलाने वाला क्षण है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो उतना काफी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहीं और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एंगल्स की जरूरत नहीं है अपने आप में, बिकॉज उन पे क्या बीत रही है, अगर हम ये एक 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 देख पाए एक एक मतलब सादी निगाह से, तो उतना काफी होगा। तो ये पहले से मतलब तय किया हुआ था कि इस सीन को बहुत ही संजीदा सीन है, और इसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ट्रीट किया जाएगा, और आई आई थिंक वही वर्क कर रहा है लोगों को। मतलब इतने फोन आते हैं और सबका यही कहना है कि यार रुला दिया तुम लोगों बिल्कुल। मतलब हम हमारे ऑफिस में यूजुअली लोग ऐसे हैं जो फिल्म आती ही देखने वालों में से हैं। And people saw it and their first reaction was like, okay, after a very long time, we have got goosebumps because of a movie. And yeah, that's great. धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी है फिल्म। एंड मैं ये जानना चाहूंगी, करण जौहर, आप इससे पहले उनके साथ काम कर चुके थे? वॉज दिस द फर्स्ट नहीं टाइम? नहीं, ये पहला मौका था उनके साथ काम करने का, और बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। एक वो एक चीज जो मैं जान ऐड करना चाहूंगी सवाल में, वो ये कि इससे पहले का उनका परसेप्शन आपके माइंड में क्या था, और फिर जब आपने काम किया तो वो कैसे बदला या वो सेम रहा? तो ये इससे तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे बारे में वो क्या सोचते थे। मेरे ख्याल से ये सवाल आप उन्हीं से करें तो वो उल्टा उल्टा, जवाब। आपके मन में क्या परसेप्शन था करण को लेकर? देखिए, मैं तो उनका बहुत जबरदस्त फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वो एक अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जिनमें जिनमें तमाम किस्म के टैलेंट भरे हुए हैं। तो और उन्होंने
फिल्म इंडस्ट्री को इतनी सारी फिल्में दी हुई हैं और एक के बाद एक फिल्में दी हैं, वो रुकते नहीं हैं। मैं उनकी एनर्जी का बहुत बड़ा कायल। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन भाग्यशाली हूं कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, और इतना अच्छा अनुभव है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इतने सुलझे हुए इंसान हैं, इतनी आजादी देते हैं, और इतना अच्छे अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं उन लोगों को जो जो उनके साथ काम कर रहे हैं। और बाकायदा मतलब मैं तो चाहूंगा कि ये शुरुआत है उनके साथ काम करने की, ये सिलसिला अगर जारी रखा तो बहुत अच्छी बात है। ओके। एक चीज जो मैं कुछ समय पहले उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, वो इंटरव्यूज में फिल्मों की कहानी पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि मुझे आजकल ना 10 on 10 वाली स्क्रिप्ट नहीं मिलती है, तो मैं एवरेज कहानी पर हाँ बोल देता हूँ। बट शेरशाह की कहानी उन्होंने खुद की, आपने जब वो पिच किया होगा तो उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि वो कमर्शियल फिल्मों के लिए भी ज्यादा जाने जाते हैं, तो उस लिहाज से उनका कोई सजेशन था? तो वो कहानी तो बहुत दमदार थी, और कहानी जैसे ही उन्होंने सुनी, इनफैक्ट जो भी कहानी सुनता था उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये सब जो आप बता रहे हैं ये क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ है? मतलब कियारा ने जो किरदार किया है डिप्पल चीमा का, क्या वो वाकई में ऐसा है? और ये जो सिद्धार्थ ने जो किरदार किया है कैप्टन विक्रम बत्रा का, वो वास्तविक जीवन में वो क्या ऐसा ही था? मतलब फिल्मी अंदाज था उसका, लेकिन वो इतना इतना दिलदार आदमी भी था। तो उसका जो 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 मानवीय पहलू हैं उस चरित्र के, वो थे। मतलब तो जब जो कोई भी सुनता था एक तरह से सकते में आ जाता था, और इमोशनली उद्वेलित कर देने वाली कहानी है ये। तो और मिस्टर करण जौहर जो है, उन्हें उन मतलब उनसे बेहतर कौन जानेगा कि कहानी में कितना पोटेंशियल है। उन्होंने जैसे ही सुना, उन्होंने लगा कि ये तो बात बनती है यहाँ पे, और इसे हमें अच्छे से बनाना भी चाहिए। ओके, दैट्स नाइस। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी ऐसी थी जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे न्यू, हम बचपन से शायद सुनते आए हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फिल्म बहुत, आपने कहा कि वास्तविकता के आपने करीब रखी है, और वो है भी। जी। पर एक लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस का कवच है उस पे, एक बिना सलवट का सफेद कपड़ा सा है। तो क्या जब आप ऐसे किसी इशू पे या टॉपिक पे फिल्म बना रहे होते हैं, तो किसी तरह की लिमिटेशंस होती हैं? जैसे कि ट्विटर पे एक चीज बड़ी ट्रेंडिंग चली, ट्वीट बड़ा ट्रेंडिंग था कि उस समय एक इंटरव्यू हुआ और एक सीक्रेट लोकेशन और वो लीक करने वाली बातें हुई थी, वो कंट्रोवर्सी हुई थी। तो क्या वो इंटेंशनली अवॉइड की जाती हैं? देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली अवॉइड किया गया था, उस पहलू को हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन इन ए सेंस एसेंशियली ये फिल्म जो है, ये विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा की जर्नी है। तो उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं घुसना चाहते थे, और वो सारी चीजें वैसी भी देखी हुई थी। और मतलब सारे सारे इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करने का इरादा नहीं था, क्योंकि कई बार होता क्या था कि वो एक नैरेटिव फ्लो होता है, उसमें अगर चीजें डिस्टर्ब करने लगे, आप तथ्यों को तो रख रहे हैं, लेकिन अगर नैरेटिव फ्लो कहीं पे डिप होने लगे इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करने से, तो वो कहीं पे काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है एक फिल्म की कहानी कहने के लिए। तो ये सारी चीजें थी जो दिमाग में रखकर हमने जो अभी आप देख रहे हैं वो पेश करने की कोशिश की है। तो बाकी की चीजें मतलब एक दूसरी फिल्म बनाई जा सकती है जिसमें अप्रोच भी उसका उस तरह से हो। बहुत सारी चीजें थी। उनके परिवार और कुछ दोस्त लोग होंगे आई एम श्योर जिन्होंने ये फिल्म देखी जी होगी, जी। उनका क्या पहला रिएक्शन था फिल्म देखकर? उनके क्या शब्द थे? सकते में थे सभी, क्योंकि ये आसान नहीं होता इस तरह की चीजें देखना और उनको उनको मतलब एब्जॉर्ब कर पाना, क्योंकि ये सब उन्होंने जिया हुआ है। और ये जो जो कुछ भी उनके साथ हुआ विक्रम बत्रा के इर्द गिर्द, विक्रम बत्रा के साथ है, वो चीजें कहीं पे मतलब उनके मेमोरी में, उनकी याददाश्त में कहीं हैं, बहुत पीछे हैं। वो अचानक एकदम सामने दिखने लगे, और एक्टर्स उसको इनैक्ट कर रहे हैं, और उस पे बातें हो रही हैं, तो कहीं पे मतलब एक हिला देने वाली बात होती है। तो भावनात्मक रूप से सारे इतने उद्वेलित हो चुके थे फिल्म देखने के बाद कि एक एक मौन सा था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो दे हैड ओनली गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट। सबका यही कहना था, चाहे वो परिवार वाले हों, चाहे वो उनके चाइल्डहुड के दोस्त हों, या ऑफिसर्स हों, उनके जूनियर्स हों, कैप्टन विक्रम बत्रा के जिन्होंने सर्विस में उनके साथ काम किया था, सबका यही कहना था कि आप यही था विक्रम, यही है विक्रम, हमने तो देखा है इसे, और आपने कितने सटीक तरीके से ये सब चीजें मतलब प्रस्तुत की हैं, शब्द नहीं है हमारे पास।
तो ये हमारे लिए बहुत ही एक हम्बलिंग एक्सपीरियंस था, इतनी मेहनत की है और लोग अगर इसे सराह रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है फिल्म मेकर्स के लिए, राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, एक्टर्स के लिए। ये जो स्क्रिप्ट नरेशन का प्रोसेस होता है सर, जैसे कि आपने कहा कि कहानी प्रोड्यूसर तक आप लेकर जाते हैं, या इसका ब्रेक डाउन क्या होता है कि आपने लिखी, आपने डायरेक्टर साहब को सुनाई, उन्होंने प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर ने एक्टर्स को, क्या ब्रेक डाउन होता है स्क्रिप्ट नरेशन का? तो नरेशन का स्टेज आता है, सबसे पहले तो राइटर अकेला बैठ के काम कर रहा होता है, सबसे मीटिंग करने के बाद, सबसे विचार विमर्श करने के बाद कि कौन इस सब विषय पर किस तरह से सोच रहा है, सारे नोट्स बना लेने के बाद फिर एक वक्त आता है कि राइटर दरवाजा बंद करके एक कमरे में बैठ जाता है और काम करना शुरू करता है। और फिर वो खुद अपनी काट छांट में लगा रहता है कि ये बात जम रही है, ये बात नहीं जम रही है, ये बात जब मैं लिखता हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ एक इस तरह की भावना जागृत होने लगती है, ये बात मैं अगर लिखता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ, इस तरह से अप्रोच करता हूँ तो उतना मजा नहीं आ रहा है। तो ये सब ये जद्दोजहद जो चलती रहती है, उसके बाद एक वक्त आता है कि हाँ, उसे लगता है कि अब जो कुछ भी मैंने गढ़ा है वो शायद लोगों के साथ शेयर किया जा सकता है, क्योंकि अब ये मेरा मेरा दृष्टिकोण है। अब मुझे जरूरत है कि लोगों के फीडबैक लिए जाएं और देखा जाए, ताकि इसे तराशना अब जरूरी है। तो फिर वो दरवाजा खुलता है और राइटर बाहर निकलता है और उसके बाद वो शेयर करना शुरू कर देता है उन लोगों से जो इस सब्जेक्ट में मतलब जिनकी पकड़ इस सब्जेक्ट में उतनी ही है जितनी राइटर की है। तो डायरेक्टर से मिलता है, प्रोड्यूसर से मिलता है, एक्टर से मिलता है और नरेशन शुरू होती है। सो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो इसका कुछ ऐसा नहीं है, और ये बार बार होती रहती है। इस तरह से चीजें जो हैं वो संवरती हैं। ओके थोड़ा सा मैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं करूंगी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मेरी जानकारी है, अफगानिस्तान में ये वो वक्त था जब तालिबान रूल खत्म हुआ था और एक फिल्म शूट हुई थी जिसका नाम था काबुल एक्सप्रेस। अभी हर जगह चूंकि आर्टिकल्स बहुत चल रहे हैं कि अफगानिस्तान को दिखाने वाली कौन सी हिंदी फिल्में हैं, तो काबुल एक्सप्रेस एक नाम है उनमें। अब उसके कुछ डायलॉग्स आपने लिखे और उस पर काम आपने किया, एक्सटेंसिवली वो वहां शूट हुआ। और ये भी मैं सुनती हूँ कि रियल मुजाहिदीन से जो लोग थे उन्होंने एक्टिंग इसमें की। क्या आपका वहां जाना हुआ? किस तरह के इनकाउंटर्स, जी जी एक्सपीरियंसेस हुए? जी। तो ये स्क्रिप्ट जो थी वो कबीर ने खुद लिखी हुई थी। और मैं जब प्रोजेक्ट पे आया तो मैंने भी थोड़ी बहुत राइटिंग उनके साथ की, क्योंकि जब आप एक स्क्रिप्ट लिखने के बाद जब आप उस जगह पे जाते हैं, लोकेशन पे जाते हैं और जब स्क्रिप्ट को शेयर करते हैं तो फीडबैक्स आते हैं कि इसमें क्या और हो सकता है। तो वो जो एक और लेयर, जो एक और परत जो आई है, वो उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया था, मैंने लिखा है वो। और मैं उस फिल्म पे चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, मतलब उनका एसोसिएट भी था। तो 2-3 मरतबा अफगानिस्तान जाना हुआ था। एक तो रेकी के लिए गए थे हम, फिर शूटिंग के लिए गए थे। और मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 60-65 दिन का शेड्यूल था जो फिल्म हमने वहीं रह के शूट की है। और वो इट्स वन ऑफ द इट्स एन एक्सपीरियंस व्हिच इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो बहुत पुरानी बात हो गई है तो सारी चीजें एकदम से याद नहीं आ रही हैं मुझे, लेकिन बहुत अच्छा तजुर्बा था, इतना कह जरूर कहूँगा। वहां पर जब आपका वहां के फाइटर्स से, उन लोगों से सामना हुआ, तो इस तरह का एक भय का माहौल तो होगा, आई एम श्योर। नहीं, ऐसी जगह पर अगर आप जाते हैं तो थोड़ा आशंका तो बनी रहती है, लेकिन हमें हमें प्रोटेक्शन मिला हुआ था। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी पर्सनल सिक्योरिटी हमारे साथ थी, तो हमें पता था कि हम कहाँ आए हैं शूट करने के लिए, लेकिन वो करना था। एंड मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगा कबीर को भी कि उन्होंने ये, मतलब इतना उनमें इतना हौसला था कि वो चाहते थे कि हम वहीं जाके शूट करेंगे। नहीं तो आसान नहीं होता इस तरह की जगहों पे जाके शूट कर पाना। जैसे मैंने कहा कि वो एंथम आपने दे दिया था, वो बहुत दिल के करीब है लोगों के, तूने जो ना कहा। एंड इसमें एक सीन मुझे याद आता है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सीन है, जब वो कैमरा के सामने अपनी आप बीती बता रहे हैं अबाउट द टॉर्चर। ऐसे सीन को लिखने के प्रोसेस और कितनी रिसर्च ऐसे सीन्स मांगते हैं, क्योंकि यहाँ करेक्ट होना और साथ ही इमोशनल एक एस्पेक्ट किसी का सामने रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप ऑफ कोर्स लिखते अच्छा होंगे, उसको डिलीवर करने में थोड़े से चेंजेस आते होंगे। क्या प्रोसेस होता है ऐसे सीन्स का? कितनी रिसर्च लगती है? तो देखिए, प्रोसेस तो मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। देयर इज नो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पहला कदम ये होना चाहिए, दूसरा कदम ये होना चाहिए, तीसरा कदम ये होना चाहिए और लीजिए बात बन गई। ऐसा नहीं होता है। इट्स अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस इफ यू आस्क मी।
तो आप शुरू करते हैं इस तरह के विषय पर जब काम करना, तो आप जाहिर है कि उस विषय से संबंधित जितना भी लिटरेचर है, जितने भी आर्टिकल्स हैं मैगजीन्स में जो लिखा गया है, इंटरव्यूज जो हुए हैं, वो सब आप पढ़ना शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, और कहीं पे एक खाका सा बनने लगता है आपके दिमाग में कि क्या दुनिया है, आपको क्या दुनिया क्रिएट करनी है, आपको 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म कहनी है, 2 घंटे 15 मिनट की फिल्म कहनी है, तो वो व्हाट विल बी द यूनिवर्स ऑफ दैट स्टोरी, वो सारा जो है एक बनने लगता है। और उसके बाद इस तरह की फिल्मों में एक चीज और होती है कि आप लिखना शुरू करते हैं, फिल्म को लिखते हैं, और उसके बाद यू कीप गोइंग बैक टू द रिसर्च दैट यू डिड, और बहुत सारे किस्से उस रिसर्च के दौरान आपको मिलते हैं जो आपको कहीं एक संदूक में आप रखते जाते हैं, अपने अपने अंदर की एक संदूक में वो रखते रहते हैं। फिर जब कथानक एक ऐसे मोड़ पे पहुंचता है कि आपको अचानक वो किस्सा याद आता है कि ये किसी के साथ इस तरह की घटना हुई थी, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे से काम करेगा अगर उस घटना को यहाँ पे पिरो दिया जाए। तो वो जो घटना है अचानक मतलब कूद के बाहर निकलती है उस संदूक से, और आप उसे देखते हैं और आप उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। तो नवाज वाला जो सीन है वो ऐसा ही, मतलब जो मैंने रिसर्च के दौरान पढ़ा था कि किसी के साथ इस तरह की घटना हुई थी, तो और जितने भी कैरेक्टर्स के बारे में जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं, कहीं पे एक वाइसरल लेवल पे आप उनसे जुड़ने भी लगते, तो एक उस कैरेक्टर का एक अंश उस ऑथर के अंदर भी आ जाता है। So you start being and behaving like that character. You start thinking that what if I were to be in that position? How would I react? तो वो जो इमोशनल कोर जो बनती है उस सीन की, वो मेरे ख्याल से इसी तरह से बनती है। आपकी फिल्मों की एक और बहुत खास बात मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा ना कुछ सीन्स रिलेटेबल हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में एक सीन था जिसमें इरफान खान साहब बैठे एक बार में, आई बिलीव, और वो अपने सीनियर से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं इंडियन एक्सेंट में बात करूं, एंड दैट वाज हिलेरियस, ऑन पॉइंट। मतलब आई एम श्योर मेरे जैसे बहुत से इंडियंस ने उससे रिलेट किया होगा, स्पेशली जो बाहर रहते हैं। अब मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि चूंकि एक बार एक इंटरव्यू में कबीर साहब बता रहे थे कि वो बड़ा स्क्रिप्ट को लेकर ना सवाल करते रहते थे इरफान खान साहब, तो कैसा होता है ऐसे में एक राइटर एक्टर का रिश्ता, और वो आपका कैसा रिलेशन रहा फिर उनके साथ, उनका काम कैसा रहा? बहुत अच्छी यादें हैं इरफान के साथ। वो एक स्तर पर मेरे मित्र भी हुआ करते थे। एक और विषय पे हम काम कर रहे थे साथ में, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थे। इनफैक्ट मुझे पता भी नहीं था, किसी ने उस विषय के साथ ये भी एक सत्य घटना समझ ली, ये कहीं पे हुआ था, अपने देश के किसी हिस्से में हुआ था। तो जो लोग उस देश के उस हिस्से से आते थे, उन्हें इस किरदार के बारे में, इसके बारे में पता था, तो वो चाहते थे कि इरफान इस किरदार को प्ले करें, और मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इरफान ने जब सुना तो उन्होंने कहा कि यार संदीप को बुलाते हैं, उनकी वजह से मैं इस प्रोजेक्ट पे आया था। दुर्भाग्य की बात कि वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उनमें एक खूबी ये थी कि वो हर किसी का दृष्टिकोण चाहते थे उस किरदार को लेकर जो वो निभाने जा रहे हैं, और हर किसी के दृष्टिकोण से कुछ ना कुछ लेकर वो एक छवि बनाते थे उस किरदार की, और उसको आत्मसात करते थे कि जब वो पर्दे पे आता था तो मतलब आप बस देखते ही रह जाएंगे। तो ये उनके साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा है, और बहुत ही ज़हीन इंसान थे, और बहुत अच्छे सब, मतलब एक इस तरह का सिलसिला था कि आप गए हैं सीन डिस्कस करने, सीन का डिस्कशन हुआ, और उसके बाद दुनिया भर की बातें होने लगी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि आप गए हैं सीन डिस्कस करने के लिए, लेकिन कुछ इस तरह की मजेदार बातें होने लगती थी कि सीन बाद में डिस्कस किया जाएगा, पहले ये बातें करते हैं। तो एक तरह की एक रिलेशनशिप फॉर्म होने लगती है, एक बॉन्ड, एंड उसमें कहीं पे आपको लगता है कि यार आप मतलब वो इज्जत कर रहे हैं एक दूसरे की, तभी इतना वक्त एक दूसरे के साथ बिताया जा रहा है। नहीं तो काम की बात होगी और उसके बाद बंदा आगे बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं था। तो वो कहीं पे, और वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मतलब वो एक तरीके से वो झलकने लगती हैं। आप जो भी अगर सीन भी लिखते हैं तो आपको कहीं पे उनकी पर्सनालिटी, क्योंकि आप उनसे इतना इंटरेक्ट कर चुके हैं, किसी भी एक्टर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इरफान की बात नहीं, अगर आप एक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि इनकी पर्सनैलिटी क्या है, इनके क्या पहलू हैं, कौन सी चीजों पे ज्यादा वजन देना चाहिए। तो वो सब अपने आप जो है वो सीन में, उस किरदार में, उनकी लाइनों में, उनके मतलब पूरा जो एक चित्र का जो एक गठन होता है उसमें सब झलकने लगता है। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस इज व्हाट I believe, and it's good fun actually. Okay. किसी एक्टर के कहने पर कभी आपने अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस किए, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, देखिए ये मतलब मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मैंने उन एक्टर के साथ काम किया है जो अपने आप को हावी नहीं करते हैं।
वो समझते हैं पहले कि कहानी क्या है, सीन क्या है, और सीन उस कहानी में किस तरह से जुड़ रहा है, उस स्क्रीन प्ले में किस तरह से जुड़ रहा है। तो वो ऊपर से कुछ थोपते नहीं है, बट एक 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 स्टेज ऐसी आती है कि जब एवरीथिंग बिकम्स कोलैबोरेटिव, तो बोलते हैं कि अगर इसको इस तरह से किया जाए तो कैसा रहेगा। तो ये जो तीसरी लाइन है, अगर इसको पहली लाइन बना दिया जाए और वहां से शुरू किया जाए तो कैसा रहेगा। तो जो भी है वो, जो भी मतलब जो तराशने की जो प्रोसेस होती है वो उसी फ्रेमवर्क में होती है जो आपने उनके सामने पेश किया हो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये सीन मैं नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ क्या सीन करूंगा और वो लिखो। ऐसा ऐसा मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे इस तरह के एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। अच्छा, ऐसे बेहतरीन कुछ रिलेटेबल सीन्स में से एक मुझे अब तक 56 का एक सीन याद आता है कि जिसमें वो फोन पे धमकी भी ले रहे होते हैं नाना साहब, और अपनी बीवी से भी बात कर रहे होते हैं। तो वो एक सीरियस सिचुएशन में कहीं ना कहीं एक ह्यूमर डायलॉग्स के कारण आ जाता है। आपने अभी कहा कई एक्टर्स इम्प्रोव करते हैं, तो वाज दैट रिटन बाय यू और वाज दैट एन इम्प्रोव थिंग? और एक और चीज की वो वाला सीन बहुत से लोगों के मेरे आसपास ना फ्रेश है मेमोरी में, इनफैक्ट उसके कई सारे डायलॉग्स आज भी। आपके लिए क्या आप कहेंगे कि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट आई हैव डन इस फिल्म के लिए? द बेस्ट इज येट टू कम, आई वुड से। Okay. जो भी काम किया है वो उस वक्त उन परिस्थितियों में अच्छा किया है, एंड आई हैव गिवन माय बेस्ट इन दोस सर्कमस्टेंसेस। बट यू नो द स्काई इज द लिमिट, यू नेवर नो, मे बी आगे जाने वाली, इंशाल्लाह आगे जाने वाली चीजें और भी बेहतर बने, मैं यही चाहूंगा। लेकिन हाँ मतलब देखिए, और मैं खुद लेखक हूँ और मैं इस बात में यकीन रखता हूँ कि आपने 130 पेज लिख दिए और आपका काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। मैं मुझे पता है कि स्क्रिप्टिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, इसलिए मैं इस मामले में भी भाग्यशाली रहा हूं कि मैंने उन निर्देशकों के साथ काम किया है जिन्होंने बाकायदा इस बात की जरूरत समझी है कि मैं भी सेट पे रहूं, मैं भी एक्टर्स से इंटरेक्ट करूं और मैं सीन को और बेहतर बनाता जाऊं। तो अभी अब तक 56 के दौरान भी मैं शूटिंग में था, और अभी शेरशाह के टाइम भी मैं शूटिंग में था। और सीन पढ़ने के बाद एक्टर्स के जब इनपुट आने लगते हैं तो कोई बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं उनकी तरफ से भी, और वो अगर सीन में और वजन पैदा कर रही है तो उनको उनका उनका रखना जरूरी है। और क्यों ना रखा जाए, क्योंकि वो सीन के लिए ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। तो आई बिलीव इन इम्प्रोवाइजेशन, बट आई वांट टू बी प्रेजेंट देयर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इम्प्रोवाइजेशन कुछ कहीं सुर ही गलत लग जाए और वो आगे, क्योंकि हर चीजें कनेक्ट हो रही होती हैं फिल्म में। एक सीन, उसका रिपरकशंस आपको हो सकता है 10 सीन के बाद दिखाई दे। तो जो कमिटमेंट्स एक सीन में हो रहे होते हैं बाय द वे ऑफ व्हाट इज बीइंग स्पोकन इन दैट सीन, दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स फर्दर डाउन। आपने कहा आप शेरशाह की शूटिंग के दौरान मौजूद थे, तो एंड आई हैव हर्ड कि आपने प्रॉपर्ली उन लोकेशंस को कैप्चर करने की कोशिश की है जहां जहां वो चीजें घटित हुई हैं, घटा है सब कुछ, राइट? तो शेरशाह की शूटिंग के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं देखनी पड़ी? बिकॉज जिस तरह की लोकेशंस हैं वो अपने आप में जटिल है उन जगहों पर पहुंचना और शूट करना। देखिए, परेशानियों की अगर मैं बात करना शुरू करूं तो वो अपने आप में एक फिल्म है। अगर हम इस फिल्म की कथा को छोड़ दें और सिर्फ इस पे फोकस करने लगे कि हम कारगिल में शूट करने पहुंचे और हमने क्या क्या जीता, क्या क्या हुआ हमारे साथ, तो वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल का किस्सा होगा। देखिए, हम जिस दिन पहुंचे वहां पे, उसी दिन वहां पे आर्टिकल 370 डिक्लेयर हुआ, और यूनिट आ रही थी, धीरे धीरे आ रही थी, तो हमारा जो काफी सारा इक्विपमेंट था दैट वाज स्टिल ऑन द वे। अब ऐसी स्थिति हो गई कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग आज पहुंच गए, 2 दिन के बाद शूट शुरू करते हैं, और सब कुछ प्लानिंग हो रही है, इक्विपमेंट ही नहीं पहुंच पा रहा है। हम उस संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो जो ट्रक्स चले थे वो हैं कहाँ, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट बिल्कुल काट दिया गया था। तो इस तरह की स्थितियों में हम लोगों ने और लग रहा था कि यार ये कैसे होगा, हम लोग इट्स अ लॉन्ग शेड्यूल, हाउ विल वी मैनेज इट। बट वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने हमें बहुत ढाढ़स बताया, हमारा काफी सपोर्ट किया। आर्मी ने हमें काफी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आप जाइए मत, ये होगा, हम करवा के देंगे आपको, और हम भी डटे रहे। तो और देखिए माशाल्लाह मतलब चीजें होती गई। बट हमें ये लग रहा था शूटिंग के दौरान भी कि ये जो कहानी हम कहने जा रहे हैं ये 1999 में घटित हुई। कारगिल का जो युद्ध था 1999 में लड़ा गया, और हम 2018 में शूट कर रहे हैं।
लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं ये 1999 वाली परिस्थितियां हैं, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद भी हमें फिल्म शूट करनी है। और जिस टेरेन में हम शूट कर रहे थे उस टेरेन का तो कहना ही क्या, मतलब आप, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इस फिल्म में जो 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 कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी उनकी पलटन ने जो किया है, उनकी जो टुकड़ी, जो मतलब सैन्य टुकड़ी, उन्होंने जो जो लड़ाई लड़ी है, वो 16,000 17,000 फीट की ऊंचाई पे लड़ी है, और हमने जो शूटिंग की है वो 12,000 13,000 फीट की ऊंचाई पे शूटिंग की है। हम्म। तो किसी तरह से हम भी मतलब युद्ध स्तर पे काम कर रहे थे वहां पे, और बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही, इट वाज कंप्लीटली अ वॉर लाइक सिनेरियो कि हमें ये करना है, मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन चढ़ाई चढ़नी है और कैमरे के साथ चढ़नी है और एक्टर्स को भी वहां ले जाना है और सीन भी बनाना है। हम्म। बहुत मजेदार था, बहुत, मतलब ऐसे तजुर्बे शायद पता नहीं दोबारा जिंदगी में आएंगे या नहीं। आई थिंक जितनी मेहनत किसी फिल्म में होती है उतना उतना ही अच्छा रिजल्ट भी फिर मिल ही रहा होता है, जो कि बिल्कुल मिल ही रहा है, ऑफ कोर्स बिल्कुल। वो वर्थ इट हो गया है। अच्छा, शेरशाह के सामने ही, मतलब साथ में ही आ रही थी भुज भी, तो दोनों ही पेट्रियोटिक फिल्म्स हैं। एंड कहीं ना कहीं, आई बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन भुज बिकॉज अजय देवगन भी उसमें थे, लेकिन सारा का सारा लोगों का प्यार शिफ्ट हो गया शेरशाह पे। आपने खुद ने भुज देखी, आपको कैसी लगी? मैंने नहीं देखी है वो फिल्म, हाँ, ओके। ऑनेस्टली ओके। मैं ऑनेस्टली मैंने वो फिल्म देखी है। मैं हम्म। मैं अजय देवगन के काम का मुरीद हूँ, देखूंगा जैसे ही वक्त मिलेगा वो फिल्म देखूंगा, आप शिवाय पर में भी उनके साथ काम कर चुके हैं? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके। आपने जितनी बातें कही अभी, आप हर बात में ये कहते हैं कि इतने किस्से हैं शेरशाह के कि दूसरी फिल्म बनानी पड़ेगी। तो मुझे शेरशाह पार्ट 2 वाली आपने फील्स दे दी है। हाँ लेकिन आर्या जो आपकी सबसे बेहतरीन कामों में से एक है, मैं फिर से कहूंगी, सुष्मिता सेन वाला आर्या, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, दर्शक लोगों ने, तो देखिए, वो बहुत कमाल है। इसका पार्ट 2 कब आ रहा है? तो मेरे ख्याल से जल्दी ही आने वाला है, बट मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि मेरी कुछ दूसरी प्रोजेक्ट्स थे जिनकी वजह से मैं ये उस प्रोजेक्ट पे नहीं हूँ, बट आई एम श्योर कि बहुत अच्छा बनेगा, इतने अच्छे अच्छे लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो देखिए, आई एम श्योर कि जो दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट से कहीं बेहतर होगा। मेरी शुभकामनाएं मॉडेस्टी में उनके तो आप साथ सबसे आगे हैं, मुझे आई एम श्योर हैं। अबाउट दिस। कभी ऐसा हुआ है सर, क्योंकि एक बहुत सक्सेसफुल अच्छा करियर आपने, अच्छा समय आपने बिताया है और बिता रहे हैं बॉलीवुड के साथ हिंदी सिनेमा में, कभी ऐसा हुआ है कि आपने लिखा हो और आपको बड़ा अच्छा लगा हो, लेकिन व्हेन इट वाज डिलीवर्ड आपको लगा हो कि यहाँ चूक हो गई है थोड़ी सी, या शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं, या थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है, कभी ऐसा हुआ है किसी प्रोजेक्ट के साथ? नहीं, देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से इस तरह की सिचुएशन कभी कभी आप आपके सामने आ जाती है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि कुछ चीजें जो अच्छी तरह से शेप अप नहीं हो रही थी, वो फिर शेप अप हो ही नहीं पाई। हम्म। आप समझ रहे हैं? तो एक तरीके से मैं बच के निकल गया, कहने का मतलब कि कुछ चीजें हम्म। थी जो शुरू हुई थी अच्छी, लगा था कि अच्छी बनेंगी, लेकिन फिर पता नहीं, बहुत सारी, और किसी का दोष नहीं है इसमें, मतलब किसी की गलती नहीं है, परिस्थितियां ऐसी थी कि वो पता नहीं क्या हुआ, कुछ एकदम चीजें मतलब गड़बड़ाने लगी, और अल्टीमेटली फिर बड़ा डर लगता था कि यार क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो फिर बन ही नहीं पाई, वो बंद ही हो गई। तो इस तरीके से मतलब अगेन मैं कहूंगा कि मैं भाग्यशाली हूँ। मतलब ऐसा कोई काम गया नहीं कभी जिसको देखकर आपको लगा कि यहाँ गुंजाइश थी, यहाँ नहीं मैं कुछ और भी नहीं, कर सकती क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो कोई भी फिल्म मेकिंग, जो इस तरह की प्रोसेस है कि कोई भी आधे मन से काम नहीं कर रहा होता है वहां पे। हूँ। और अगर कोई आधे मन से काम कर रहा होता है तो वो दिखता है, फिर उसको दुरुस्त करने के तरीके हैं जो कि मतलब जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पता है, तो वो हम्म। उस चीज को संभाल लेते हैं। बट हर बंदा अपना बेस्ट ही देने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैं किसी को दोष नहीं देना पाऊंगा, मतलब ठीक है, अब कभी कभी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मलाल रह जाए। ओके। कोविड सिनेरियो का आप पर क्या प्रभाव रहा, आपके काम पर किस तरह से पर्सनली आपने डील किया इससे? कुछ चीजें जो मैं हमेशा करने की सोचता था और हम्म। करना चाहता था और कर नहीं पाता था, वो करने का मौका मिल गया। किताबें पढ़ने का मौका मिल गया, हम्म। फिल्में देखने का मौका मिल गया, म्यूजिक सुनने का मौका मिल गया, और और कविताएं लिखने का मौका मिल गया, जो मिल नहीं पाता था, क्योंकि आप एक एक
एक जो आपके कार्य की जो एक उहापोह में आप उलझे रहते हैं, तो दिमाग की जो फैकल्टी होती है जहाँ पे एक पोइट्री है वो बंद पड़ी रहती है। और जब वो अचानक ब्रेक लगा कोविड की वजह से और जो लॉकडाउन हुआ, तो अचानक लगा कि यार ये यहाँ कुछ बंद पड़ा है, ये दरवाजा काफी दिनों से इसे खोल लिया जाए। तो ये सब चीजें, तो मैं तो कहूंगा कि इट वाज डिफिकल्ट एक्चुअली, बिकॉज यू गेट यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ रिगमरोल, इन द सेंस कि आपको एक आदत पड़ जाती है कि एक जो साइकिल चल रहा होता है, एक रूटीन जो आपका चल रहा होता है, उसमें अचानक ब्रेक लगे तो आपको कुछ दिन तो बड़ी छटपटाहट होती है कि कुछ हो नहीं रहा है, कैसे करेंगे, मतलब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, मीटिंग नहीं हो पा रही हैं, फ्रीडम नहीं है घर में, मतलब कैदी जैसा आप महसूस कर रहे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जब आप एक किताब उठाते हैं, उसे खत्म करते हैं, दूसरी किताब उठाते हैं, उसे खत्म करते हैं, तो धीरे धीरे लगता है कि यार ये तो बहुत ये तो मैं मिस कर रहा था, क्यों ना मतलब अब इसी के इर्द गिर्द दुनिया बना ली जाए। ऑलराइट, आगे किन प्रोजेक्ट्स में आपको आपके काम को हम वापस देख सकते हैं, किनके साथ आप काम कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे? दोबारा जब अगर बात करने का मौका मिला तो मैं जरूर अनाउंस करूंगा। वक्त दीजिए, क्योंकि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू बी टॉकिंग। आई वुड लव टू टॉक अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स, वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बट आई नीड लिटिल बिट ऑफ टाइम। और आपने हल्का सा शायद इसी बहाने आपसे फिर दोबारा बात करने का मौका। बिल्कुल, एंड आई रियली होप कि वो कैमरा वाली मुलाकात ना हो, इन पर्सन हो पाए तो ज्यादा बातें कर पाए फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने टीजर दे दिया है कि कुछ आप मजेदार लेकर आ रहे हैं, सो वील बी वेटिंग फॉर दैट नाउ। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। सेम है सर, बाय, थैंक यू। बाय, थैंक यू सो मच।